तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर, है ना। उससे पहले हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में कि कौन इसके जनक हैं, ज्योग्राफी है क्या, इसमें हम लोग क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि भूगोल, है ना, ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी शब्द का जन्म जो है ग्रीक, ज्योग्राफी शब्द का जन्म ग्रीक यानी यूनानी भाषा के, ग्रीक मतलब क्या हो गया, यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुआ है, दो शब्दों से मिलकर हुआ है, दो शब्दों से मिलकर, दो शब्दों से मिलकर हुआ है ना। ज्योग्राफी शब्द का जन्म ग्रीक यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुआ है। अब वो दो शब्द कौन है, वो दो शब्द कौन है, तो जियो प्लस ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस यानी जियो और ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब उसका वर्णन करना। तो यहाँ पर अगर देखिए तो ज्योग्राफी का मतलब भी हुआ हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए भूगोल के पिता कहे जाने वाले यानी भूगोल के पिता या जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। क्या है, इरेटोस्थनीज। क्या बोलेंगे, इरेटोस्थनीज। क्या बोलेंगे, इरेटोस्थनीज। ये भूगोल के जनक है यानी पिता है, इरेटोस्थनीज, ठीक है। और इसमें हम पृथ्वी की सतह के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, क्योंकि इसका मतलब ही होता है पृथ्वी का, क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन। यहाँ पर हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखिए पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो हमको अभी देखिए आपके आसपास सारे चीज क्या दिखाई देते हैं, नदी है, पहाड़ है, झरना है ना, पशु पक्षी है ना, ये सारे चीज। तो इसमें हम पृथ्वी की सतह, पहाड़ों, नदियों, जलवायु और वहां रहने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं, है ना। इसमें किसमें, भूगोल में। अगर आपसे पूछा जाए भूगोल में हम अध्ययन क्या करते हैं, तो पृथ्वी की सतह यानी पृथ्वी की सतह कैसी है, क्या है ना, फिर पहाड़ों, नदियों, जलवायु और वहां रहने वाले जीवों का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये हो गया भूगोल के बारे में कि भूगोल में हम अध्ययन क्या करते हैं, भूगोल के जनक कौन है ना, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जियो प्लस ग्राफोस दो शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन से शब्द हैं, यूनानी भाषा के दो शब्द है ना, इसका यूनानी भाषा के दो शब्द, यूनानी यानी ग्रीक। ये यूनान क्या है, तो आप जानते हैं जैसे सिकंदर है, अलेक्जेंडर, वो कहाँ से आया था, यूनान से आया था, जो पूरी दुनिया पर क्या करना चाहता था, कब्जा। यानी कहने का पर मतलब ये हुआ कि वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। अलेक्जेंडर क्या चाहता था, पूरी दुनिया को जीतना, जिस पर उसका नजर चल जाता था उसको जीत ही लेता था, है ना, बात समझे। सिकंदर तो वो कहाँ से था, यूनान से था यानी मिस्र, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो ये ग्रीक क्या है समझ में आ गया, यूनानी भाषा के। तो यूनान क्या है, जहां से सिकंदर आया था, कौन आया था, सिकंदर, ठीक है। तो भूगोल के पिता समझ में आ गया क्या, कौन है, इरेटोस्थनीज, ठीक है। और इसमें हम पृथ्वी की सतह, पहाड़ों, नदियों, जलवायु और वहां रहने वाले जीवों का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिए जो संसाधन है वो दो तरह के होते हैं। संसाधन कितने तरह के होते हैं, दो। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। एक प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हमें प्रकृति ने दिया है, जिसको हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, जिसको प्रकृति ने बनाया, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। जैसे हो गया कोयला, हो गया पेट्रोलियम, हो गया पहाड़, नदी, झरना, ये सारे चीज क्या है, प्रकृति की देन है, प्रकृति ने हमें दिया है, तो वो प्राकृतिक संसाधन हो गया, ठीक है। और मानव निर्मित क्या होता है, जो मानवों के द्वारा तैयार किया गया है, जो मानवों के द्वारा बनाया गया है, तैयार किया गया, उसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कलम हो गया, मशीनें हो गया, इमारतें हो गई, कंप्यूटर हो गया, पंखा हो गया, है ना, ये सारी चीज किसके द्वारा तैयार किया गया है, मानवों के द्वारा। तो इसको क्या बोलेंगे, मानव निर्मित संसाधन। क्या बोलेंगे, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, फिर हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो अब इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफिका नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। जो भूगोल के जनक हैं, जो भूगोल के
जनक है। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ज्योग्राफिका नामक ग्रंथ लिखा, और सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। इनके द्वारा क्या लिखा गया? ज्योग्राफिका नामक ग्रंथ लिखा गया, और सबसे पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो है इनके द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? इरेटोस्थनीज के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भूगोल से संबंधित कुछ विद्वान हैं, उनके बारे में जान लीजिए, जो कि एग्जाम में जो है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज्यादातर। तो देखिए, गणितीय भूगोल के प्रमुख विद्वान कौन है? टॉलेमी। कौन है ये? गणितीय भूगोल के हैं। इसके जैसे आप सीधा समझिए, भूगोल के अगर जनक बोला जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? इरेटोस्थनीज लिखेंगे। लेकिन गणितीय भूगोल के जनक पूछा जाएगा या उसका विद्वान गणितीय भूगोल का, तो आप क्या लिखेंगे? टॉलेमी। क्या? टॉलेमी। और आधुनिक भूगोल के संस्थापक कौन है? आधुनिक यानी मॉडर्न टाइम के जनक कौन है? किसके? भूगोल के, मॉडर्न टाइम, अभी के। जैसे भूगोल के जनक तो इरेटोस्थनीज हो जाएंगे, लेकिन आधुनिक भूगोल के जनक अगर बोला जाए, वहां आधुनिक लग गया। क्या लग गया? आधुनिक, मॉडर्न टाइम के। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? कार्ल रिटर। क्या लिखना पड़ेगा? और मानव भूगोल के संस्थापक कौन है? मानव भूगोल के, तो मानव भूगोल के रेडजेल है। प्रादेशिक भूगोल के प्रमुख विद्वान जो है प्रादेशिक भूगोल के, वो स्ट्रेबो है। और आधुनिक भौतिक भूगोल, देखिए यहाँ भी लगा आधुनिक भूगोल के जनक, यहाँ भी हो गया आधुनिक भौतिक भूगोल। यहाँ पर आधुनिक भूगोल है, यहाँ पे आधुनिक भौतिक भूगोल है ना। तो उसके कौन है? हम्बोल्ट। क्या नाम है? और संभववाद के जनक कौन हो गए? विडाल डी ला ब्लांस। क्या बोलेंगे? विडाल डी ला ब्लांस। ठीक है, विडाल डी ला ब्लांस। ये सब हो गया आपका। यानी यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने से पहले, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में, सारा चीज है ना। फिर हम लोग चैप्टर पर जाएंगे, और चैप्टर में क्या क्या, ये तो चैप्टर से रिलेटेड पूरा है, उसी से। अब भूगोल की प्रमुख शाखाएं क्या है? भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं, ब्रांच, वो एक है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पर्वत है, नदियां हैं, महासागर है, वायुमंडल है, जलवायु है, ये सब का हम लोग अध्ययन यहाँ पर करेंगे भौतिक भूगोल में। ठीक है। और जब हम लोग पढ़ेंगे मानव समाज के बारे में, मानव समाज के बारे में कि मानव कैसे रहते हैं, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां कि क्या क्या वो करते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था, राजनीति और पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करेंगे। मानव समाज मतलब मानव कैसे रह रहे हैं, कहीं बस्तियां हैं, कहीं घना आबादी है, कहीं बहुत कम आबादी है, तो ये सब भी आपको यहीं पर पढ़ना है मानव भूगोल में, है ना। यानी मानवों का अध्ययन करेंगे कि कहाँ कैसे लोग बसे हुए हैं, बस्ती कैसी है ना। कहीं पे गुच्छित बस्ती होती है, कहीं पे पर्ल बस्तियां होती है, कहीं पे कुछ और होती है, यानी तरह तरह की बस्तियां हैं, है ना। तो वो सब यहाँ मानव भूगोल में आप पढ़ेंगे मानव के बारे में, है ना, उसकी समाज के बारे में, उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर से रिलेटेड पूरा, है ना, इससे रिलेटेड चैप्टर से। ये सारा हो गया। अब चैप्टर पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। और वहां पे हम लोग देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं क्या हैं, मकर रेखा, कर्क रेखा, है ना, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सारा लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। अब आगे भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, विषुवत रेखा किसको कहते हैं, है ना। उसके बाद उनके बीच की दूरी जो होती है वो कितनी होती है, बात समझे। तो ये सब अब हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। यानी चैप्टर फर्स्ट जो है भारत, यानी उसकी स्थिति, भारत के बारे में जानना है। इसके बारे में जानना है भारत, यानी इसकी स्थिति कहाँ क्या है, नहीं है, भारत के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में, उत्तर में, ये सब सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। फिर भारत का क्षेत्रफल कितना है, फिर विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, वो सब जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के कहाँ है, दक्षिणी भाग में स्थित है ना। और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। और भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। और भारत के पूर्व में आपको क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी,
और भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर। भारत का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल भारत का, वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत पूरी दुनिया का क्षेत्रफल, भारत जो है वो पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। कितना है, 2.4% हिस्सा। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की दूरी, यानी पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात, तो वहां से यहाँ तक की जो दूरी होगी, लंबाई होगी, वो 2933 किलोमीटर है ना। और भारत की उत्तर से दक्षिण की तक की दूरी 3214 किलोमीटर, यानी ऊपर से लेकर नीचे, है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा महादेश है। 7वां बड़ा महादेश है, किसकी दृष्टि से रे, क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं ग्लोब के बारे में। किसके बारे में, ग्लोब, यानी उसमें हम लोग देखेंगे भूमध्य रेखा, ये सब भूमध्य रेखा जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, मकर, कर्क, है ना, ये सब देखने वाले हैं। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग देखें ग्लोब के बारे में, है ना, यानी मान लीजिए पृथ्वी है, तो उसके बीचों बीच जो लाइन है, यानी ग्लोब में जो बीचों बीच लाइन रहता है बीच में एकदम, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, या तो विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। और भूमध्य रेखा के ऊपर अगर लाइन आप डालते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और ये कितने पर होता है, 23.5 डिग्री। कितना, 23.5 डिग्री। कर्क रेखा कितने पर होता है, 23.5 डिग्री। और यदि आप भूमध्य रेखा के नीचे आते हैं, यानी आप इसमें देखिए नीचे आपका क्या होगा, जैसे ईस्ट वेस्ट, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, यानी ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, यानी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। वो इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, और इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, है ना। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि भूमध्य रेखा के ऊपर लाइन अगर डालते हैं ना, ये जो खींचे हैं, इसको आप क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। और ये कितने डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री पर। उसके बाद यहां देखिए, अगर भूमध्य रेखा के नीचे अगर आप डालते हैं तो ये होता है आपका मकर रेखा। क्या होता है, मकर रेखा, यानी ये किस ओर है, दक्षिण की ओर, देख रहे हैं ना, दक्षिण की ओर है। और ये कर्क रेखा किस ओर है, उत्तर की ओर है ना। अगर पूरी पृथ्वी को बांटे आप तो 2 भागों में बट जाएगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ये हो गया उत्तरी और ये दक्षिणी। अब देखिए भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा जिसको कहते हैं, भूमध्य रेखा क्या होता है, एकदम बीचों बीच जो लाइन गया है वो आपका भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। और उसके नीचे अगर आप दक्षिण की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मकर रेखा, और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। और ये भी कितने डिग्री पर होता है, 23.5 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर आप कर्क रेखा के ऊपर अगर डालते हैं, कर्क रेखा के ऊपर, कहां पे, कर्क रेखा के ऊपर, देख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक, आर्कटिक रेखा, ठीक है। और इसका जो होता है 66.5 डिग्री, कितना कितना पे बनता है, 66.5 डिग्री पर। और नीचे जब आप डालिएगा तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा, इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा, है ना। और ये भी इसका भी झुकाव यानी कितना, 66.5 डिग्री पर बनता है। अब ये 66 डिग्री क्या है, देखिए यहाँ 0 डिग्री हुआ ना, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सीधा सीधी अगर देखेंगे यहाँ बीच में तो 90 डिग्री, कितना, और यहाँ कितना हो जाएगा इस तरह से 180, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 270,
डिग्री, है ना। और इधर आपका 360 फीट वापस घूम के अगर एक चक्कर आप लगाते हैं, यानी घड़ी का कांटा अगर पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360। कितना? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से 0 डिग्री से शुरू हुआ और यहां तक कितना पहुंचेंगे? अगर 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो कैसे आप बनाते हैं? इसी तरह ना, यहाँ कितना हो जाता है? 90 डिग्री, देख रहे हैं ना ऐसे। तो यहाँ 90 और यहाँ क्या हो गया? 0 डिग्री, 0 से 90। तो इस और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो अगर आपको पूछा जाएगा कर्क रेखा कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री। अगर आपको बोलेगा आर्कटिक रेखा तो 66.5 डिग्री। और फिर बोलेगा मकर रेखा तो वो भी 23 डिग्री, हाँ 23.5 डिग्री। और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री। समझ में आया? तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना है कि मकर रेखा जो होता है ना वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ होता है। किधर होता है? और जो कर्क रेखा होता है वो कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव की ओर। कहाँ? उत्तर। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और कितने डिग्री पर बनता है वो आपको ध्यान रखना है कि 23.5 डिग्री पर बनता है। और यहाँ आर्कटिक रेखा भी 66.5 डिग्री, इधर मकर रेखा 23.5 और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, है ना। जैसे आपको पूछा जाता है कि भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। क्या गुजरती है? कर्क रेखा। तो उसका सिंपल एक ट्रिक है जिसे हम लोग याद रख लेते हैं, है ना। उसका क्या है? हाँ, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उसके लिए होता है मित्र पर गमछा झाड़, है ना। एक ट्रिक है, उससे आप निकाल लेते हैं। जैसे मी से हो गया मिजोरम, त्रि से हो गया त्रा से हो गया त्रिपुरा, है ना। मित्र हो गया पर, पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, है ना। गमछा, गा से क्या हो गया? गुजरात। और माँ से मध्य प्रदेश। फिर गमछा, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झाड़ झारखंड, झा से झारखंड। तो ये क्या है? कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये समझ में आया। आपको ध्यान रखना है इसमें पूरा पूरी कि जो बीचों बीच वाला लाइन है ना वो 0 डिग्री पे होता है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री पे कौन? भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये जो रेखा डाला गया है वो क्या है? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री पर होता है। और ये जो रेखा डाली गई उसके ऊपर वो आर्कटिक रेखा है 66.5 डिग्री। और नीचे की अगर आते हैं तो भूमध्य रेखा के नीचे अगर आते हैं, ऊपर तो कर्क रेखा है, नीचे कौन होगा? मकर रेखा, जो वो भी 23.5 डिग्री। क्योंकि देखिए अगर आप इधर से इधर गए 90 है तो इधर भी कितना होगा? इधर भी इसका डिस्टेंस 90 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ हो गया 23.5 डिग्री। और अंटार्कटिक रेखा मतलब कितना हो गया? ये भी 66.5 डिग्री। अब दो चीजों को आप देखिएगा ध्यान से। जैसे ये हो गया भूमध्य रेखा, क्या हो गया? ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। थोड़ा ऊपर बना देते हैं, है ना। तो अगर आप इसको देखिएगा तो इसको आप कहेंगे भूमध्य रेखा, है ना, भूमध्य रेखा। तो इस तरह की जो लाइनें आप देख रहे हैं ना, इस तरह की लाइनें, ये सब क्या है जानते हैं? लेटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड्स, है ना। यानी लेटिट्यूड मतलब क्या होता है? अक्षांश रेखा। क्या होता है? अक्षांश रेखा। ये लेटिट्यूड्स है। याद रखने का मतलब जो लेटी हुई लाइनें हैं, लेटी हुई कौन रहे? भूमध्य रेखा 0 डिग्री। जो लेटी हुई रेखा है, लेटी हुई मतलब ऐसे ऐसे, है ना, वो क्या कहलाएगी? लेटिट्यूड्स, है ना। लेटिट्यूड्स अक्षांश रेखा। और वही जो आपको इस तरह से दिखाई देगी, किस तरह से, है ना, कैसे? देखिए सब यहीं से आके मिलेगा इसे। इस तरह से आपको जो दिखाई देती है वो हो गया आपका देशांतर रेखाएं। क्या हो गया? देशांतर रेखाएं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स।
क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, समझे? इसमें देखिए ये जो होता है ना, कौन, अक्षांश रेखाएं जो होती है वो लेटी हुई होती है, और प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी एकदम जहां भी देखिएगा सब सेम रहेगा। सब क्या रहेगा? सेम, क्योंकि ये पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल, समांतर। जैसे ये है दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल मतलब समान दूरी है, तो हर एक अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो सेम होती है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर किसकी दूरी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी 111 किलोमीटर। यहां भी नापिएगा तो होगा, यहां भी नापिएगा तो होगा। और ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, जिसको लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ये काल्पनिक रेखाएं, एक्चुअली खींची नहीं गई है। ग्लोब पर ये खींचा हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन ये काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है, बस डाल के दिखाया गया है कि ऐसा है। ठीक है, तो 111 किलोमीटर किसके बीच की दूरी है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है? 111। तो लेटी हुई लाइनें जो है वो लैटिट्यूड्स, और जो खड़ी लाइनें हैं वो लॉन्गिट्यूड्स। ये पैरेलल नहीं होता है, ये पैरेलल इसलिए नहीं, देखिए सब जाके एक ही जगह मिल रहा है ना, सब जाके कहां मिल रहा है? एक ही जगह। तो ये जो है पैरेलल नहीं होते हैं ना, इसको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है, चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट डे जो है इसके आगे पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट भाग में।